ट्यूमर्स ऑफ द किडनी, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब किसी भी ऑर्गन के ट्यूमर्स की तरह इसको भी हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। या तो होगा ट्यूमर बेनाइन, मतलब शरीफ, बिल्कुल मेरी तरह, या फिर हो सकता है ट्यूमर मैलिग्नेंट। और यही ट्यूमर्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें आते हैं हमारे रीनल सेल कार्सिनोमा और विल्म्स ट्यूमर। रीनल सेल कार्सिनोमा की यदि बात की जाए तो ये मोस्टली एडल्ट एज में देखने को मिलता है, एंड विल्म्स ट्यूमर हमारा चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। इन दोनों को हम अलग से डिस्कस करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं एक बार ओवरव्यू बेनाइन ट्यूमर्स का, जिसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंजियोमायोलाइपोमा। इसके अलावा हम देखेंगे ऑन्कोसाइटोमा एंड रीनल पैपिलरी एडिनोमा। ओके, अब एंजियोमायोलाइपोमा फिर से क्या है? ये बेनाइन ट्यूमर है किडनी का। अब इसका नाम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? एंजियो, मायो एंड लाइपोमा, 3 शब्द है यहाँ पे। एंजियो से ये हमें बता रहा है कि इसमें ब्लड वेसल के कंपोनेंट्स होंगे, मायो मतलब मसल के भी कंपोनेंट्स होंगे, एंड लाइपोमा मींस फैट सेल्स के कंपोनेंट्स भी इसमें होंगे। अब ब्लड वेसल्स की होने की वजह से इसमें हेमरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हो सकता है ब्लड लॉस हो जाए ऑर्गन में। इसके अलावा एंजियोमायोलाइपोमा में क्या इंपॉर्टेंट है कि ये ट्यूमर मोस्टली उन पेशेंट्स में देखने को मिलता है जो सफ़र करते हैं डिजीज से, जिसका नाम है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। अब ये क्या चीज़ है? ये एक जेनेटिक डिजीज है जो होती है टीएससी जीन के म्यूटेशन की वजह से। टीएससी जीन्स मीन्स ट्यूबरस स्क्लेरोसिस जीन। ये एक्चुअली एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। अब मीन्स इसमें म्यूटेशन आ जाएगी तो ट्यूमर्स सप्रेस नहीं होंगे, मीन्स एलिवेट हो जाएंगे। तो ये मल्टी ऑर्गन डिजीज होती है, बहुत सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, जैसे सीएनएस में ये एपिलेप्सी एंड मेंटल रिटार्डेशन जैसी सिम्टम्स लाती है। इसके अलावा स्किन को इफेक्ट करती है, हार्ट को इफेक्ट करती है, एंड किडनी को। जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं कि किडनी में ये क्या करती है? एंजियोमायोलाइपोमा। यही चीज़ हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं दूसरे ट्यूमर की तरफ, बेनाइन ट्यूमर किडनी का, जो है ऑन्कोसाइटोमा। ये ट्यूमर अराइज होता है ऑन्कोसाइट्स से। अब ये क्या होते हैं? ऑन्कोसाइट्स इओसिनोफिलिक सेल्स हैं, मुझे कहना चाहिए हाईली इओसिनोफिलिक सेल्स हैं, जिनमें प्रोमिनेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये इनका क्लासिकल फीचर है। एंड ये ट्यूमर आपको देखने को मिलेगा टैन ब्राउन कलर। इसके दर्शन कर लेते हैं एक बार। तो ये है हमारी इमेज ऑन्कोसाइटोमा की। ये आपको दिख रहा होगा टैन ब्राउन कलर्ड। एंड एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी कि इसमें सेंटर में ये कुछ वाइट वाइट सा दिख रहा होगा, एक स्टार शेप सी बॉडी होती है, जिसे हम कहते हैं स्टीलेट स्कार। ये इस चीज़ से आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये है क्या? ऑन्कोसाइटोमा। रीनल पैपिलरी एडिनोमा, इस ट्यूमर की साइज जनरली 3 सेंटीमीटर से कम होती है। यदि इसकी साइज 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो इसको फिर हम क्लासीफाई कर देंगे एडिनोकार्सिनोमा में, वो मैलिग्नेंट हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स पे। हमने देखा ये 2 होते हैं। एडल्ट्स की यदि बात की जाए तो रीनल सेल कार्सिनोमा, एंड चिल्ड्रन की बात की जाए तो विल्म्स ट्यूमर। रीनल सेल कार्सिनोमा और हाइपरनेफ्रोमा और ग्रेविड्स ट्यूमर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में यही है। इसका फीचर क्या है कि ये ट्यूमर मोस्टली ओल्ड एज में होता है, एंड मेल्स में इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है कंपेयर टू फीमेल्स, जस्ट ट्वाइस होती है। इसके अलावा आरसीसी रीनल सेल कार्सिनोमा ट्यूबुलर एपिथेलियम से अराइज होता है। अब ये चीज़ हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है रीनल ट्यूब्यूल्स ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं वहाँ पे, और जब ग्लैंडुलर सेल्स से कोई भी ट्यूमर अराइज होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? एडिनोकार्सिनोमा। मोस्टली ये ट्यूमर हमें कॉर्टेक्स में देखने को मिलता है, रीनल कॉर्टेक्स में, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं किडनी के अपर पोल पे हमें ट्यूमर दिख रहा है। अब क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा? इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टोबैको का कंजप्शन किसी भी फॉर्म में, इवन वो स्मोकिंग हो, च्यूइंग हो, रिस्क बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा रीनल सेल कार्सिनोमा की, या फिर हम कहें एडिनोकार्सिनोमा। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं लाइक ओबेसिटी,
ये स्पेशली फीमेल्स को इफेक्ट करता है। एंड यदि केमिकल्स की बात की जाए तो लाइक एस्बेस्टॉस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोजर। इसके अलावा कोई पेशेंट हो अक्वायर्ड सिस्टिक डिजीज का, अक्वायर्ड सिस्टिक डिजीज मतलब किसी पेशेंट को रीनल फेलियर की प्रॉब्लम है, उसकी किडनीज खराब हो चुकी हैं, तो किडनी खराब हो जाती है तो आजकल हम क्या करते हैं, या तो किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं हर किसी को डोनर मिल जाए, हर कोई किडनी ट्रांसप्लांट करा ले। तो जो वाइडली यूज मेथड है वो है डायलाइसिस। यस, हम पेशेंट को डायलाइसिस पे डाल दें। जब कोई भी लॉन्ग टाइम तक डायलाइसिस पे रहता है तो किडनी में क्या होती है, सिस्ट डेवलप हो जाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्ट। इसको हम कहते हैं अक्वायर्ड सिस्टिक डिजीज। एंड यस, दिस इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, रीनल सेल कार्सिनोमा। इसके अलावा जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। सबसे पहली चीज़ VHL, ये क्या है, वॉन हिप्पल लिंडो, इसको लिंडो ही प्रोनाउंस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, VHL सिंड्रोम, ये क्या होता है, VHL एक जीन होता है जो 3rd क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पे होता है, क्रोमोसोम 3 पर। ये जीन क्या करता है, ये एक्चुअली हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर को डिक्रीज करता है। हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर ये हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स को रेगुलेट करता है, जैसे प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, एंडोथेलियल ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर है। अब जब इस जीन में म्यूटेशन हो गई तो हमें बस एक चीज समझ आ गई कि हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया तो जो ग्रोथ फैक्टर्स थे उनका एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से डेवलप हो जाएगा ट्यूमर। हेरिडिटरी पेपिलरी कार्सिनोमा, ये क्या चीज़ है, फिर से ये एक जीन के म्यूटेशन की वजह से होता है, और ये जीन इस टाइम होता है क्रोमोसोम नंबर 7 पे। VHL सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 3 पे जीन की म्यूटेशन की वजह से हो रहा था, एंड हेरिडिटरी पेपिलरी कार्सिनोमा क्रोमोसोम नंबर 7 पे जीन की म्यूटेशन की वजह से हो रहा था। ये दोनों ही चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, नाउ हेरिडिटरी पेपिलरी कार्सिनोमा की यदि बात की जाए तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। जिस जीन की हम बात कर रहे हैं वो होता है MET जीन। तो ये हमने देख लिए रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा। फिर से जो चीज़ हमें याद रखनी है कि टोबैको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स लाइक VHL सिंड्रोम एंड हेरिडिटरी पेपिलरी कार्सिनोमा। इसके बाद रीनल सेल कार्सिनोमा के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, इसको हम सब टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो आता है वो है क्लियर सेल कार्सिनोमा। अब कुछ नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, इसका नाम हमें बता रहा है। इसमें जो सेल्स होंगे उनमें क्लियर साइटोप्लाज्म होगा। कैसा, पहले इसके दर्शन कर लेते हैं एक बार। ये इमेज है क्लियर सेल कार्सिनोमा की, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स के अंदर क्लियर साइटोप्लाज्म है, एंड आपको सिर्फ न्यूक्लियस दिखाई देगा स्टेन्ड। अब छोटा सा सवाल आपके भेजे में भी आया होगा कि इन सेल्स का साइटोप्लाज्म गया कहाँ। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इन सेल्स के साइटोप्लाज्म में हाई अमाउंट ऑफ लिपिड एंड ग्लाइकोजन होता है। तो जब भी हम, और ये चीज़ हमें पता है, जब भी हम स्टेन करते हैं तो लिपिड हो चाहे ग्लाइकोजन हो, ये इजीली वॉश ऑफ हो जाता है, इसीलिए हमें यहाँ पे सेल्स क्लियर दिखेंगे, राउंड एंड पॉलीगोनल सेल्स। ओके, क्लियर सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है, हाईली एसोसिएटेड होता है VHL जीन की म्यूटेशन की वजह से। फिर से VHL जीन कौन से क्रोमोसोम पे होता है, क्रोमोसोम नंबर 3 की शॉर्ट आर्म होगा। एंड एक और फीचर इस ट्यूमर का जो है वो है कि ये ट्यूमर यूनिलैटरल होता है, मींस एक ही किडनी में होगा। ये ट्यूमर अराइज होता है हमारे PCT के सेल्स से। यदि सेकंड वेरिएंट की बात की जाए तो वो होता है पेपिलरी कार्सिनोमा। इसका भी नाम हमें इजीली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हमें पेपिलरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी, लाइक समथिंग लाइक दिस। अभी हमने देखा क्लियर सेल कार्सिनोमा PCT के सेल से अराइज हो रहा था, तो पेपिलरी कार्सिनोमा DCT सेल से अराइज होता है। एंड इन क्लियर सेल कार्सिनोमा में हमने ये भी देखा था कि ये ट्यूमर यूनिलैटरल होता है, एक ही किडनी को इफेक्ट करेगा। तो इसी के जस्ट ऑपोजिट हम
ये भी याद रख सकते हैं कि पेपिलरी कार्सिनोमा बाइलैटरल होता है। इसके अलावा क्लियर सेल कार्सिनोमा में हमने देखा था जेनेटिक रिस्क फैक्टर, वो VHL जीन का था। यहाँ पे हमें जो चीज याद रखनी है कि पेपिलरी कार्सिनोमा में VHL जीन की म्यूटेशन हमें नहीं मिलेगी। इसमें जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं वो हमें याद रखने हैं। ट्राइसोमी मिलेगी इसमें 7th क्रोमोसोम की, हमने देखा था 7th क्रोमोसोम पे मेट जीन होता है। उस टाइम हमने ये नहीं डिस्कस किया था कि एक प्रोटोऑन्कोजीन होता है। अब प्रोटोऑन्कोजीन है, ट्राइसोमी हो गई मतलब एक और कॉपी बन गई, तो ट्यूमर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसके अलावा मेल्स में एक जेनेटिक फैक्टर होता है लॉस ऑफ वाई क्रोमोसोम, यदि हो जाए बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बट अभी हमें इस चीज़ पर फोकस करना है कि ये डेवलप कर सकता है पेपिलरी कार्सिनोमा। इसके अलावा अक्वायर्ड सिस्टिक डिजीज, अब इसके भी हम दर्शन कर लेते हैं एक बार। तो ये इमेज है पेपिलरी कार्सिनोमा पर हमें फोकस करना है, वो है ये राउंड सर्कुलर बॉडीज, जिन्हें एक्चुअली नाम दिया जाता है इंटरस्टिशियल फोम सेल्स। किस ट्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक हैं ये? पेपिलरी कार्सिनोमा।